गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम साउंड्स का नेक्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं। साउंड्स प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमंस। अब साउंड जो आवाज़ है वो ह्यूमंस कैसे प्रोड्यूस करते हैं, हम लोग कैसे प्रोड्यूस करते हैं। स्पीक लाउडली फॉर अ वाइल और सिंग अ सॉन्ग। आप थोड़ी देर के लिए ज़ोर से बोलिए या कोई गाना गुनगुनाइए। और बज़ लाइक अ बी, और बी की तरह, एक मधुमक्खी की तरह आप उसकी तरह गुनगुनाइए, बज़ करिए जैसे वो करती है ज़ूम करके। पुट योर हैंड ऑन योर थ्रोट एज शोन इन फिगर 13.8। जैसे 13.8 फिगर देखिए आप, जो कि आपकी बुक में 5.8 भी होगी। जो JNK के बोर्ड वाले उनकी 5.8 है, यहाँ पे 13.8 है। वहाँ पे आप देखिए क्या हो रहा है। डू यू फील एनी वाइब्रेशंस? आप कोई वाइब्रेशंस देखते हैं? अगर आप गले पे उसको पकड़ के रखिए वहाँ से, तो आप देखेंगे कुछ ना कुछ वाइब्रेट हो रहा है वहाँ पे। इन ह्यूमंस द साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द वॉइस बॉक्स। जो ह्यूमंस होते हैं, जो हम लोग होते हैं, इंसान होते हैं, तो उनकी जो साउंड है, उनकी जो आवाज़ है, वो कहाँ से निकलती है? उनकी वॉइस बॉक्स से। यहाँ पे एक अब नेचर ने एक आपके वॉइस बॉक्स फिट किया हुआ है आपके गले में, जहाँ से वो आवाज़ निकलती है, और हम उसको लैरिनिक्स भी कहते हैं। लैरिनिक्स। पुट योर फिंगर्स ऑन द थ्रोट। अब अपने थ्रोट पे फिंगर्स रखिए एंड फाइंड अ हार्ड बम्प दैट सीम्स टू मूव व्हेन यू स्वेलो। एक हार्ड सा बम्प है, एक थोड़ा हार्ड सा बम्प होगा यहाँ पे। देखिए अपने गले के पास, देखिए एक बम्प है, एक थोड़ा सा पहाड़ सा बना हुआ है यहाँ पे छोटू सा। तो उस को फील करिए, और जब भी आप खाना खाते हैं तो देखिए वो कैसे मूव करता है, वो कैसे उसको थोड़ा सा हिलता है, ऊपर नीचे होता है। दिस पार्ट ऑफ द बॉडी इज नोन एज द वॉइस बॉक्स। ये जो हमारे शरीर का हिस्सा है, ये जो हमारे गले का हिस्सा है, इसको हम क्या कहते हैं? वॉइस बॉक्स कहते हैं। इट इज एट द अपर एंड ऑफ द विंड पाइप। ये आपकी विंड पाइप, जहाँ से हम हवा अंदर आती है और बाहर जाती है, ये जो विंड पाइप है, इसके थोड़ा सा अपर एंड पे होता है। इसका जो ऊपर वाला ख़त्म होने वाला हिस्सा है, ये उसके एंड पे होता है। टू वोकल कॉर्ड्स आर स्ट्रेच्ड अक्रॉस द वॉइस बॉक्स। अब इस वॉइस बॉक्स के जैसे ये स्ट्रेच होता है, इसको अगर हम पूरी तरह से देखें ये कहाँ से कहाँ पे ख़त्म होता है, तो दो वोकल कॉर्ड्स इसके साथ जुड़ी हुई होती हैं। और लैरिंक्स in such a way that it leaves a narrow slit between them for the passage of air। अब हवा के निकलने की जगह उसमें से होती है थोड़ी सी, और इसी हवा की वजह से थोड़ी सी जो जगह होती है, स्लिट होता है जो इसके बीच में छोटा सा, उसकी वजह से आपकी गले से जो हवा निकलती है वहाँ से आपकी आवाज़ें निकलती हैं। When the lungs force air through the slit, जब आपके लंग से हवा जो है इस स्लिट में जाती है, द वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट। जो आपके वोकल कॉर्ड्स हैं वो क्या करते हैं? वाइब्रेट करते हैं। जैसे आपकी गिटार की कॉर्ड्स होती हैं, आप जब उनको हिलाते हैं तो वो वाइब्रेट करते हैं, वैसे ही जब आपके लंग्स से हवा निकलती है वो आपके वोकल कॉर्ड्स में वाइब्रेशन प्रोड्यूस करती है, और उसी वाइब्रेशन से क्या होता है? साउंड प्रोड्यूस होती है। मसल्स अटैच टू द वोकल कॉर्ड्स कैन मेक द कॉर्ड टाइट और लूज। जो मसल्स आपके वोकल कॉर्ड्स के साथ लगे हुए हैं वो क्या करते हैं? कॉर्ड्स को टाइट करते हैं और लूज करते हैं। जैसे आप गिटार, अगर किसी को पता हो तो गिटार में आपके थोड़े से चाबी टाइप लगी होती है एंड पे, एक एंड पे जहाँ पे तार बंधे हुए होते हैं, तो उन्हीं चाबियों से उन वोकल जो उनके कॉर्ड्स होते हैं गिटार के, उसको टाइट किया जाता है, उनको लूज किया जाता है। तो यहाँ पे जो चाबियां हैं वो क्या है? मसल्स हैं, आपके मांस है, थोड़े सा मसल्स होते हैं जो वोकल कॉर्ड्स के साथ अटैच होते हैं। तो उनसे ही जो मसल्स होते हैं वो अपने आप उनको स्ट्रेच करते हैं, उनको रिलीज करते हैं, उनको टाइट करते हैं, उनको लूज करते हैं। तो उसी से आपके अलग अलग आवाज़ें निकलती हैं। When the vocal cords are tight and thin, the type or quality of voice is different। जब vocal cords टाइट होते हैं और थिन होते हैं तो आपकी
जो आवाज़ की क्वालिटी है, जो टाइप है, वो अलग आएगी। फ्रॉम व्हेन दे आर लूज एंड थिक, जब वो लूज होंगे और थोड़े से मोटे हो जाएंगे, उस टाइम पे आपकी आवाज़ अलग आएगी। तभी आप देखिए हर इंसान में अलग अलग टाइप की आवाज़ निकलती है। किसी का आप देखते हैं कि आवाज़ भारी होती है, किसी की आवाज़ जो होती है बिल्कुल हल्की होती है, किसी की पतली होती है, किसी की तेज़ होती है। तो वो सब किसकी वजह से है? उनके वोकल कॉर्ड्स, उनकी मसल्स थिक हैं, थिन हैं, उस टाइप से उनकी आवाज़ निकलती है। लेट अस सी हाउ द वोकल कॉर्ड्स फंक्शन। अब हम देखते हैं कि वोकल कॉर्ड जो है वो कैसे फंक्शन करता है। अब एक्टिविटी ले लेंगे, 13.6 है यहाँ पे, JNK बोर्ड की बुक में 5.6 है। टेक 2 रबर स्ट्रिप्स ऑन द सेम साइज, 2 रबर स्ट्रिप्स लीजिए सेम साइज की। प्लेस दीज 2 पीसेज वन अबव द अदर एंड स्ट्रेच देम टाइट, इनको एक के ऊपर एक रखिए और उनको स्ट्रेच करिए। नाउ ब्लो एयर थ्रू द गैप बिटवीन देम, अब उनके बीच में जो गैप है उसके अंदर हवा को ब्लो करिए। एज द एयर ब्लोज थ्रू द स्ट्रेच्ड रबर स्ट्रिप्स अ साउंड इज प्रोड्यूस, जब उन रबर स्ट्रिप्स के अंदर से थोड़ी सी हवा निकलेगी तो थोड़ी सी आवाज आपको आएगी। यू कैन ऑल्सो टेक अ पीस ऑफ पेपर विद अ नैरो स्लिट, आप पीस ऑफ पेपर भी ले सकते हैं जिसके अंदर से नैरो स्लिट होगी, बड़ा कम फासला होगा। एंड होल्ड इट बिटवीन योर फिंगर्स, और अपने फिंगर्स के बीच में उसको होल्ड करिए। नाउ जैसे कि आप देखिए 13.9 बी जो है वही 5.9 बी आपकी बुक में है, JNK की बुक में। नाउ ब्लोज थ्रू द स्लिट एंड लिसन टू द साउंड, अब जैसे इसने पेज को बनाया गया है, देखिए आप पेपर को कैसे फोल्ड किया है, बीच में से एक थोड़ा सा गैप रखा है, स्लिट बनाई हुई है, वहाँ से जब उसने ब्लो करना स्टार्ट किया एयर को तो कोई ना कोई साउंड वहाँ से निकलना स्टार्ट होगी। तो हमारा वोकल कॉर्ड जो होता है वो भी इसी तरीके से साउंड प्रोड्यूस करता है। द वोकल कॉर्ड्स इन मैन आर अबाउट 20 मिलीमीटर लॉन्ग, जो मैन में जो आदमी होते हैं उनके जो वोकल कॉर्ड होता है वो आपका 20 मिलीमीटर लंबा होता है। वो चिल्ड्रंस हैव वेरी शॉर्ट वोकल कॉर्ड्स, जो बच्चे होते हैं उनका जो वोकल कॉर्ड्स होता है वो बहुत छोटे होते हैं। इन वुमेन दीज आर अबाउट 15 मिलीमीटर लॉन्ग, जो वुमेन होती है, जो औरत होती हैं, उनकी जो वोकल कॉर्ड होती है वो कितना होता है? 15 मिलीमीटर लॉन्ग का होता है अबाउट। ये श्योर प्रॉपर वैल्यूज़ नहीं है बट इसके इर्द गिर्द ही मैक्सिमम सबका होता है, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ हैं, इसके आसपास ही उनकी वैल्यूज़ होती हैं। मेन की 20 मिलीमीटर के आसपास, वुमेन की 15 मिलीमीटर के आसपास। चिल्ड्रन है वेरी शॉर्ट वोकल कॉर्ड्स, और जो बच्चे होते हैं उनकी जो वोकल कॉर्ड्स होती हैं बहुत छोटी होती हैं। दिस इज़ द रीज़न वाई द वॉइस ऑफ मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन आर डिफरेंट, यही वजह है कि वुमेन की, मैन की और बच्चों की, अब सबकी आवाज़ जो होती है उसकी जो तीव्रता होती है, उसकी जो लाउडनेस होती है वो सबकी अलग अलग होती है। साउंड नीड्स अ मीडियम फॉर प्रोपगेशन, अब जैसे ही वाइब्रेशन से वो आवाज़ निकलती है कोई भी आपकी, उसके लिए कुछ ना कुछ अब मीडियम भी चाहिए। अब आपको पता है कि जैसे पानी को एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए मीडियम चाहिए, हम अगर किसी को बात करते हैं तो उससे भी आप देखिए कि उसके तक बात पहुंचती है तो वो कोई मीडियम के थ्रू ही ट्रैवल करती है, तभी वो उधर तक आवाज़ जा रही है। ठीक है। नाउ व्हेन यू कॉल अप योर फ्रेंड हु इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस, अगर आप किसी अपने दोस्त को बुला रहे हैं जो आपसे थोड़ा सा दूर बैठा है, योर फ्रेंड इज एबल टू हियर योर वॉइस, और आपका जो दोस्त है वो आपकी आवाज़ को सुन सकता है। हाउ डज द साउंड प्रोपगेट और ट्रेवल टू हर, अब आवाज़ जो है वो उस तक कैसे पहुंच रही है, जो साउंड है वो उस तक कैसे पहुंच रही है। टेक अ मेटल और ग्लास टम्बलर, एक मेटल या ग्लास का टम्बलर ले लीजिए, उसका गिलास ले लीजिए या कटोरी ले लीजिए।
मेक श्योर दैट इट इज़ ड्राई, और इसको भी हमें ध्यान रखना है कि वो सूखा हो, गीला ना हो। प्लेस सेल फोन इन इट, हम उसके अंदर सेल फोन डाल देंगे। जब हमने उसके अंदर सेल फोन डाल लिया, रिमेंबर दैट द सेल फोन मस्ट नॉट बी केप्ट इन वाटर, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जो सेल फोन है उसको पानी में नहीं डाल दीजिएगा, उससे आपका सेल फोन खराब हो जाएगा। आस्क योर फ्रेंड टू गिव अ रिंग ऑन दिस फोन सेल नंबर, अब अपने दोस्त को बोलिए कि इसके ऊपर एक कॉल करिए, एक रिंग करिए आपके फ़ोन पे। फ्रॉम अनदर सेल फोन, दूसरे सेल फोन से रिंग करिए उस पर। नाउ लिसन टू द रिंग केयरफुली, अब जो रिंग है उसको ध्यान से सुनिए। नाउ सराउंड द रिम ऑफ द टम्बलर विद योर हैंड्स, अब आपको पहले रिंग टोन सुनाई देगी, जैसे ही आप उसके ऊपर हाथ रख देंगे तब आप ध्यान से सुनिए। पुट योर माउथ, नाउ सराउंड द रिम ऑफ द टम्बलर विद योर हैंड्स, जैसे मतलब उसने बताया है, फिगर देखिए 13.10 और वहाँ पे आप देखिएगा 5.10। पुट योर माउथ ऑन द ओपनिंग बिटवीन योर हैंड्स, अपने हाथ के बीच में जहाँ से आपका मुंह खुल रहा है वहाँ पे उसको डालिए माउथ में। इंडिकेट टू योर फ्रेंड टू गिव अ रिंग अगेन, अब अपने दोस्त को बोलिए फिर से रिंग करिए। लिसन टू द रिंग वाइल सकिंग एयर फ्रॉम द टम्बलर, अब जैसे आप टम्बलर से हवा चूस रहे हो उस टाइम पे आप रिंग को सुनिए। डज द साउंड बिकेम फेंटर एज यू सक एयर, जैसे आपने हवा उसके अंदर से चूस ली तो उसके बाद क्या आपको आवाज़ सिमिलर सुनाई दी, क्या आपको सेम आवाज़ सुनाई दी या उससे फेंटर मतलब उससे हल्की आवाज़ सुनाई दी। रिमूव द टम्बलर फ्रॉम योर माउथ, अब जो टम्बलर है उसको अपने मुंह से अलग कर लीजिए। डज द साउंड बिकेम लाउड अगेन, क्या जो आवाज़ थी वो फिर से बढ़ गई। कैन यू थिंक ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, क्या आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। इज इट पॉसिबल दैट द डिस्क्राइबिंग अमाउंट ऑफ एयर इन द टम्बलर हैड समथिंग टू डू विद डिक्रीजिंग लाउडनेस ऑफ द रिंग, क्या जो हवा हम टम्बलर के अंदर से निकाल रहे हैं उससे आपकी साउंड पे कुछ इफेक्ट पड़ रहा है, क्या वो भी कम हो रही है उससे। इंडीड इफ यू हैड बीन एबल टू सक ऑल द एयर इन द टम्बलर, अगर आप उस टम्बलर से सारी की सारी हवा निकाल दोगे तो साउंड के पास कोई भी मीडियम नहीं रहेगा उधर एक जगह से दूसरी जगह जाने का, तो वो आपको बिल्कुल भी नहीं सुनाई देगी। यू विल नॉट लिसन एनी साउंड, आपको कोई भी आवाज़ नहीं सुनाई देगी। क्यों, क्योंकि आवाज़ को एक मीडियम चाहिए और हवा एक मीडियम का काम करती है आवाज़ को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए। एक्चुअली साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रैवल, अब हवा को एक मीडियम चाहिए ट्रैवल करने के लिए। व्हेन एयर हैज़ बीन रिमूव्ड कम्प्लीटली फ्रॉम अ वेसल, जब हवा किसी भी एक वेसल से किसी भी बर्तन से उसको निकाल दिया जाता है, किसी भी जगह से निकाल दिया जाए, इट इज़ सेड दैट देयर इज़ अ वैक्यूम इन द वेसल, ये कहा जाता है कि वेसल में क्या है, वैक्यूम है। वैक्यूम क्या होता है, जब आप हवा उसमें से निकाल लेते हैं तो वो वैक्यूम बन जाता है। द साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू अ वैक्यूम, जो हवा है, जो आवाज़ है वो आपकी वैक्यूम के अंदर से कभी ट्रैवल नहीं करेगी क्योंकि वहाँ पे हवा नहीं होती। डज साउंड ट्रैवल इन लिक्विड्स, क्या आवाज़ जो है वो लिक्विड्स में भी, क्या आवाज़ लिक्विड में भी ट्रैवल करती है। लेट अस फाइंड आउट, हम इसको देखते हैं अब। टेक अ बकेट और बाथ टब, या तो बकेट ले लीजिए, बाल्टी ले लीजिए या बाथ टब ले लीजिए। फिल इट विद क्लीन वाटर, इससे थोड़ा सा साफ पानी ले लीजिए, उससे भर दीजिए, इसको फिल कर दीजिए। टेक अ स्मॉल बेल इन वन हैंड, एक हाथ में बेल ले लीजिए छोटी सी। शेक दिस बेल इनसाइड द वाटर टू प्रोड्यूस साउंड, अब इस बेल को शेक करिए, इसको हिलाइए पानी के अंदर, आवाज़ निकालिए। मेक श्योर दैट द बेल डज नॉट टच द बॉडी ऑफ द बकेट और द टब, अब ये श्योर रखिएगा कि जो बेल है वो उसके एज पे ना लगे क्योंकि फिर वाइब्रेशन उतनी प्रोड्यूस नहीं होंगी।
नाउ प्लेस योर एयर जेंटली ऑन द वाटर सरफेस। अब अपने कानों को पानी की सतह पे, उसके सरफेस पे लगाइए। बी केयरफुल, अब थोड़ा ध्यान से सुनिए। द वाटर शुड नॉट एंटर इन योर ईयर, इसका ध्यान रखिएगा कि जो पानी है वो आपके कान में ना चला जाए। कैन यू हेयर द साउंड ऑफ द बेल, क्या आप बेल की आवाज़ सुन सकते हैं। डज इट इंडिकेट दैट साउंड कैन ट्रेवल थ्रू लिक्विड्स, क्या ये इंडिकेट करता है कि साउंड जो है, आवाज़ जो है वो लिक्विड्स में भी ट्रेवल करती है। Oh, that is how whales and dolphins might be communicating underwater. अब यही एक तरीका है जो कि वेल्स होगी, फिशेस होगी, डॉल्फिन्स होगी, वो आपस में एक दूसरे से बात करते हैं पानी के अंदर। Let us find out if sound can travel through solids also. अब हम ये भी देखते हैं कि साउंड जो है, जो आवाज़ है, वो सॉलिड्स के अंदर भी ट्रैवल कर सकती है या नहीं। अब इसके लिए हम एक और एक्टिविटी देखेंगे। टेक अ मीटर स्केल और अ लॉन्ग मेटल रॉड एंड होल्ड इट्स वन एंड टू योर ईयर। एक मीटर स्केल ले लीजिए या एक लंबी सी मेटल की रॉड ले लीजिए और होल्ड कर लीजिए एक एंड पे, अपने कान के एंड पे लगा लीजिए उसको। आस्क योर फ्रेंड टू जेंटली स्क्रैच और टैप एट द अदर एंड ऑफ द स्केल। अब अपने फ्रेंड को बोलिए जेंटली स्क्रैच करो दूसरे एंड पे या उसको टैप करो दूसरे एंड पे स्केल के। कैन यू हेयर द साउंड ऑफ द स्क्रैचिंग, क्या आपको स्क्रैचिंग की आवाज़ सुनाई देगी। आप इसको टेबल पे भी कर सकते हैं। टेबल पे अगर आप कान लगाएंगे, एक साइड से आप स्क्रैच करना स्टार्ट करेंगे तो आपको वहाँ पे आवाज़ सुनाई दे जाएगी। आपको रेल की पटरी से भी इसको आ सकता है, बट उसमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कहीं ट्रेन ना आ रही हो। तो अगर आपको पता है, श्योर है कि ट्रेन अभी नहीं आ रही है, तो अगर कोई मतलब थोड़ी दूर जब आपको पता है कि आने वाली है, चली जा रही हो, उससे पहले अगर आप देखेंगे, थोड़ी देर लगाएंगे कान, तो आपको पता लग जाएगा कि ट्रेन जो है वो आपकी आवाज़ जो है वो पटरी से आती है। बट आप प्लीज़ इसको ट्राई मत करिएगा, इट इज़ वेरी रिस्की। कैन यू हेयर द साउंड ऑफ द स्क्रैचिंग, क्या आपको स्क्रैचिंग की आवाज़ सुनाई देती है। आस्क योर फ्रेंड अराउंड यू इफ़ दे वर एबल टू हेयर द सेम साउंड, अपने फ्रेंड से पूछिए क्या उनको वो आवाज़ सुनाई दी। You can also perform the above activity by placing your ear at one end of a long wooden or metallic table and asking your friend to gently scratch the other end of the table. आप अपना कान टेबल के ऊपर लगा के भी देख सकते हैं, वुडन टेबल हो या मेटल का टेबल हो, आप उसके एक एंड पे कान लगा के दूसरे एंड पे स्क्रैचिंग करके या टैपिंग करके सुन सकते हैं। तो आपको अपने दूसरे फ्रेंड को बोल के कि स्क्रैच करिए, तो आप उसको सुन सकते हैं, देख सकते हैं कि कैसे आवाज़ आती है। वी फाइंड दैट साउंड कैन ट्रैवल थ्रू वुड और मेटल, हमने ये फाइंड आउट किया कि जो साउंड है वो वुड और मेटल के थ्रू ट्रांसफ़र हो जाती है, ट्रैवल कर जाती है। इन फैक्ट साउंड कैन ट्रैवल थ्रू एनी सॉलिड, अब असली में ये बात है कि साउंड जो है वो किसी भी सॉलिड में से ट्रैवल कर सकती है। यू कैन परफॉर्म इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ टू शो दैट साउंड कैन ऑल्सो ट्रैवल थ्रू स्ट्रिंग्स, हम एक इंटरेस्टिंग एक्टिविटी भी कर सकते हैं जिसमें हमें पता चलता है कि साउंड जो है वो स्ट्रिंग्स के थ्रू भी ट्रैवल करती है। जैसे आप वुलन स्ट्रिंग ले लीजिए, एक साइड पे कप लगा लीजिए इन्वर्टेड, दूसरे साइड पे दूसरा इन्वर्टेड कप लगा लीजिए, वहाँ से एक साइड से बोलेंगे तो दूसरी साइड में वो आपको सुनाई दे जाएगा। वी फाइंड दैट सॉरी नाउ वी हैव लर्न सो फार दैट वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स प्रोड्यूस साउंड्स, हमने अभी तक देखा है कि जो ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करते हैं उसी से साउंड प्रोड्यूस होती है। एंड इट इज़ कैरीड इन ऑल डायरेक्शन इन अ मीडियम, और मीडियम में ये सारी की सारी डायरेक्शन में कैरी अवे होती हैं। द मीडियम कुड बी अ गैस, लिक्विड और ए सॉलिड, हमने ये देखा कि जो मीडियम है वो गैस भी हो सकता है, वो लिक्विड भी हो सकती है और वो सॉलिड भी हो सकता है। हाउ डू वी हेयर इट, हम उसको कैसे सुनते हैं, अब हम उसको देखेंगे। वी हेयर साउंड थ्रू आवर ईयर्स, हम आवाज़ को अपने कानों से सुनते हैं।
द शेप ऑफ द आउटर पार्ट ऑफ द ईयर इज लाइक अ फनल। हमारा जो कान है उसका जो आउटर पार्ट है उसकी शेप फनल की तरह बनी हुई है। ठीक है, फनल की तरह बनी है। आप देखिए, जैसे आप तेल डालने के लिए एक जो फनल होता है उसका इस्तेमाल करते हैं, तो ये उसी टाइप से बनी हुई है। एक साइड से ओपन है बड़ी सी और एक साइड से बिल्कुल छोटा सा सुराख है। व्हेन साउंड एंटर्स इट, जब साउंड उसके अंदर एंटर करती है, इट ट्रेवल्स डाउन अ कैनल एट द एंड ऑफ विच देयर इज अ थिन स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन। वो एक कैनल से, एक छोटी सी गुफा से अंदर ट्रेवल करती है, नाली से। एट द एंड ऑफ विच देयर इज ए थिन स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, जिसके एंड पे एक पतली सी स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन है, मांस का एक पतला सा स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन है, मांस है स्ट्रेच्ड। इट इज कॉल्ड द ईयर ड्रम। उसको हम क्या कहते हैं? ईयर ड्रम कहते हैं। इट परफॉर्म्स एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन। इस ईयर ड्रम का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, जिसको आप पर्दा कहते हैं कान का। टू अंडरस्टैंड व्हाट द ईयर ड्रम डस, अब इसको जानने के लिए कि ईयर ड्रम क्या करता है, लेट अस बिल्ड अ टिन कैन मॉडल ऑफ द ईयर ड्रम। हम टिन कैन का एक मॉडल बनाते हैं ईयर ड्रम का। टेक प्लास्टिक और टिन कैन, एक प्लास्टिक या एक टिन का कैन ले लीजिए। कट इट्स एंड, उसके एंड्स जो है उनको कट कर दीजिए। स्ट्रेच अ पीस ऑफ रबर, एक रबर के पीस को स्ट्रेच कर दीजिए। एंड रबर बैलून अक्रॉस वन एंड ऑफ द कैन, अब एक एंड पे उसके रबर बैलून के एंड को स्ट्रेच कर दीजिए। एंड फास्टन इट विद अ रबर बैंड, और एक रबर बैंड से उसको बांध दीजिए ऊपर से। उसका जो मुंह होता है बैलून का, उसको ऊपर से बांध दीजिए। नाउ आस्क योर फ्रेंड टू स्पीक हुर्रे हुर्रे फ्रॉम द ओपन एंड, जो एंड ओपन है वहाँ से उनको अपने फ्रेंड को बोलिए कि हुर्रे हुर्रे बोलो। नाउ हरी फ्रॉम हुर्रे फ्रॉम ओपन एंड, ओपन एंड से हुर्रे हुर्रे बोलना, अपने फ्रेंड को बोलिए। ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स टू द ग्रेन, अब जो ग्रेन उसके ऊपर रखा गया है, जो 5 ग्रेन्स उसके ऊपर रखे हैं, जो 4 या 5 ग्रेन्स उसके ऊपर रखने हैं, जो स्ट्रेच रबर अपने ऊपर बैलून स्ट्रेच करके रखा हुआ था उसके ऊपर 4 या 5 ग्रेन्स रखने हैं। एक साइड से जब आप हुर्रे हुर्रे करेंगे तो आप देखेंगे कि जो ग्रेन्स दूसरे एंड पे हैं वो क्या करेंगे? उछलेंगे, जंप करेंगे उसके ऊपर। द ईयर ड्रम इज लाइक अ स्ट्रेच्ड रबर शीट, अब जो आपका ईयर ड्रम है, जो पर्दा है, वो क्या है? एक स्ट्रेच्ड रबर शीट का काम करता है। तो साउंड वाइब्रेशंस मेक द ईयर ड्रम वाइब्रेट, जो वाइब्रेशंस बाहर होती हैं आवाज़ की, उससे आपका जो ईयर ड्रम है वो भी क्या करता है? वाइब्रेट करता है। द ईयर ड्रम सेंड्स वाइब्रेशन टू द इनर ईयर, जो ईयर ड्रम है वो आपके इनर ईयर की तरफ वाइब्रेशंस भेजता है, वो आप फिगर से भी देख सकते हैं। द ईयर ड्रम सेंड्स वाइब्रेशन टू द इनर ईयर, फ्रॉम देयर द सिग्नल गोज टू द ब्रेन, और जो इनर ईयर है, जो अंदर का कान है आपका, बिल्कुल इनर ईयर है, वो आपके जो सिग्नल्स है वो किसको भेजता है? ब्रेन को। दिस इज हाउ वी हेयर, और ये ऐसे ही आप उसको सुन सकते हैं। We must never put a sharp, pointed और hard thing into your ear, आपको कोई भी शार्प या पॉइंटेड जो चीज़ है वो आपके कान की तरफ, कान के अंदर नहीं डालनी चाहिए। इट कैन डैमेज द ईयर ड्रम, ये आपके कान के पर्दे को फाड़ सकती है, उसको डैमेज कर सकती है। द डैमेज ईयर ड्रम कैन इम्पेयर हियरिंग, जो आपके डैमेज्ड, अगर ईयर ड्रम डैमेज हो गया तो आपको आवाज़ अच्छे ढंग से नहीं सुनाई देगी, सही ढंग से नहीं सुनाई देगी, और आप इम्पेयर हो जाएंगे हियरिंग के। एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वाइब्रेशन, अब एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी देखेंगे वाइब्रेशन की क्या होती है। We have learned that the to and fro motion of an object is known as vibration, हमने ये पढ़ा था कि to and fro motion होता है जो किसी भी ऑब्जेक्ट का, उसको हम वाइब्रेशन कहते हैं। This motion is also called oscillatory motion, और इस मोशन को हम क्या कहते हैं? ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं।
You have already learned earlier classes about the oscillatory motion and its time period. हमने पहले भी oscillatory motion और उसके time period के बारे में पढ़ा है. The number of oscillations per second is called the frequency of oscillations. अब जो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस है, कितनी बार ऑसिलेशन हो रही है एक सेकेंड में, वो एक फ्रीक्वेंसी बताती है उस ऑब्जेक्ट की. उस ऑब्जेक्ट में कितनी नंबर ऑफ ऑसिलेशंस होती हैं एक सेकेंड में, वो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है. फ्रीक्वेंसी को एक्सप्रेस किया जाता है हर्ट्ज में, HERTZ, हर्ट्ज, और उसका सिंबल है कैपिटल H और स्मॉल z. A frequency of 1 hertz is 1 oscillation per second. और जो फ्रीक्वेंसी है 1 हर्ट्ज की, उसका मतलब है एक ऑसिलेशन एक सेकेंड में. तो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशन. If an object oscillates 20 times in 1 second, अगर कोई ऑब्जेक्ट 20 बार ऑसिलेट करता है एक सेकेंड में, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हुई? 20 हर्ट्ज, 20 Hz, 20 Hz. You can recognize many familiar sounds without seeing the object producing them. आप बहुत सारी फैमिलियर जो आप जानते हैं आवाज़ें, उनको पहचान सकते हैं सिर्फ उनकी आवाज़ सुन के. हाउ इज़ इट पॉसिबल? ये कैसे होता है? दीज साउंड्स मस्ट बी डिफरेंट टू एनेबल यू टू रिकॉग्नाइज देम. ये जो आवाज़ें हैं ये डिफरेंट होनी चाहिए, तभी आप इनको अच्छे से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, इनको पहचान सकते हैं. हैव यू एवर थॉट दैट फैक्टर्स मेक देम डिफरेंट? क्या आपने ये कभी सोचा है कि क्या फैक्टर्स हैं जो इनको अलग बनाते हैं? एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी आर टू इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एनी साउंड. एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी जो हैं ये दो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं साउंड की, जो थोड़ा सा जो इन पे इफेक्ट डालती हैं. एक एम्पलीट्यूड, दूसरी फ्रीक्वेंसी. कैन वी डिफ्रेंशिएट साउंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एम्पलीट्यूड्स एंड फ्रीक्वेंसी? क्या हम साउंड को उनके एम्पलीट्यूड और उनकी फ्रीक्वेंसी पे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं? हम एक एक्टिविटी देख लेंगे, लाउडनेस क्या होती है और पिच क्या होती है. टेक अ मेटालिक टम्बलर एंड अ टेबल स्पून. हम एक मेटालिक टम्बलर ले लेंगे या एक टेबल स्पून ले लेंगे, दो ले लेंगे, एक टम्बलर लेंगे, दूसरा एक टेबल स्पून लेंगे. स्ट्राइक द टेबल स्पून जेंटली एट द ब्रिम ऑफ द टम्बलर. उसका जो एक एंड होता है उस पे उसको टच करेंगे, उसको स्पून के साथ जेंटली स्ट्राइक करेंगे, उसको बजाएंगे. Hear the sound produced. अब उसकी जो आवाज़ आ रही है उसको सुनिए. Now bang the spoon on the tumbler. अब ज़ोर से टम्बलर पे मारिए and hear the sound produced again. अब फिर से उस आवाज़ को सुनिए. Is the sound louder than the tumbler is struck hard? जब टम्बलर को ज़ोर से मारा, क्या उसकी आवाज़ ज़ोर से आई? Now suspend a small thermocol ball टचिंग द रिम ऑफ द टम्बलर. अब एक थर्मोकोल बॉल जो है वो उसके टम्बलर के साथ डालिए और उसको टच करिए. वाइब्रेट द टम्बलर बाय स्ट्राइकिंग इट. अब टम्बलर को वाइब्रेट करिए उसको स्ट्राइक करके. नाउ सी हाउ फार द बॉल इज डिस्प्लेस्ड. अब देखिए कि बॉल कितनी दूर जाती है वहाँ से. द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉल is a measure of the amplitude of vibration of the tumbler. जो बॉल की डिस्प्लेसमेंट है वो एक जगह से दूसरी जगह पे जो गई है वो क्या है? मेजर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द टम्बलर. जो टम्बलर की वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड है वो उसके बारे में बताएगा. वो कितना एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल कर रहा है वो उसका एम्पलीट्यूड हो जाता है.
नाउ स्ट्राइक द टम्बलर जेंटली एंड देन अ लिटिल हार्डर। अब एक बार धीरे करिए, एक बार जोर से मारिए। कंपेयर द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ टम्बलर इन द टू केसेस। अब एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन देखेंगे दोनों केसेस में क्या हो रहा है। इन विच केस इज द एम्पलीट्यूड लार्जर। अब किस केस में एम्पलीट्यूड ज़्यादा आता है। Loudness of sound is proportional to the square of amplitude of the vibration producing the sound। अब जो आवाज़ की लाउडनेस है वो किससे प्रोपोर्शनल है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर आवाज़ की लाउडनेस है ज़्यादा तो उसका एम्पलीट्यूड भी ज़्यादा होगा, वो उसके स्क्वायर पे है। तो अगर एम्पलीट्यूड ज़्यादा है तो उसकी आवाज़ भी ज़्यादा आएगी, अगर आवाज़ ज़्यादा है तो उसका एम्पलीट्यूड भी ज़्यादा है। इफ़ द एम्पलीट्यूड बिकम ट्वाइस, अगर एम्पलीट्यूड आपका दुगना हो जाता है तो आपकी आवाज़ 4 गुना आएगी। द लाउडनेस इंक्रीजेज बाय फैक्टर ऑफ 4। द लाउडनेस इज एक्सप्रेस्ड इन अ यूनिट कॉल्ड डेसिबल। लाउडनेस को हम किस यूनिट में मेजर करते हैं? डेसिमल। स्मॉल डी और कैपिटल बी, डीबी, डेसिबल। The following table gives some idea of the loudness of sound coming from various sources। अब ये जो टेबल दिया गया है इसमें उन्होंने बताया है कि अलग अलग सोर्सेज से कैसे कैसे लाउडनेस, कैसे कैसे आवाज़ें आती हैं। जैसे नॉर्मल ब्रीदिंग की क्या लाउडनेस होती है? 10 dB। सॉफ्ट विस्पर जो आप 5 मीटर तक जा सकती है, 30 dB। नॉर्मल कन्वर्सेशन 60 dB। बिजी ट्रैफिक 70 dB। एवरेज फैक्ट्री 80 dB। अबाउट 80 dB द नॉइस बिकम्स फिजिकली पेनफुल। जो 80 dB हो जाती है तो जो नॉइस होती है वो क्या होती है? पेनफुल बन जाती है। द लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन इट्स एम्पलीट्यूड। जो आवाज़ की लाउडनेस है उसकी जो कितनी ज़ोर से आ रही है आपको, वो क्या करती है? उसकी एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है। When the amplitude of the vibration is large, the sound produced is loud। जब एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा तो जो आवाज़ आएगी वो बहुत ज़्यादा आएगी, लाउड आएगी। When the amplitude is small, जब एम्पलीट्यूड कम होगा जो साउंड प्रोड्यूस होगी वो भी कम होगी, फीबल होगी। कंपेयर द साउंड ऑफ ए बेबी विद दैट ऑफ अ एडल्ट। अब जो बेबी की साउंड है उसको एक एडल्ट की साउंड के साथ कंपेयर द साउंड ऑफ ए बेबी विद दैट ऑफ एन एडल्ट। अब एक बेबी की साउंड को एडल्ट की साउंड के साथ कंपेयर करेंगे। इज देयर एनी डिफरेंस? क्या उसमें कोई डिफरेंस होता है? इवन इफ टू साउंड्स आर इक्वली लाउड, अगर दोनों साउंड्स एक जैसी लाउड होती हैं, दे डिफर इन सम वे, वो किसी ना किसी तरीके से अलग होती हैं। अब देखते हैं क्या। द फ्रीक्वेंसी डिटरमाइंस द श्रिलनेस और पिच ऑफ अ साउंड। जो उसकी फ्रीक्वेंसी है वो हमें बताती है उसकी श्रिलनेस क्या है, कितनी आवाज़ पतली है या कितनी आवाज़ मोटी है। उसकी पिच के बारे में बताता है, उसकी श्रिलनेस के बारे में बताता है। इफ़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज़ हायर, अगर फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन की हायर होगी, वी से दैट द साउंड इज श्रिल, हम उस आवाज़ को क्या बोलेंगे? श्रिल। एंड हैज़ अ हायर पिच, हम बोलेंगे उसकी आवाज़ की हायर पिच है, ज़्यादा पिच है। इफ़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज़ लोअर, अगर फ्रीक्वेंसी कम होगी, देन वी से द साउंड हैज़ अ लोअर पिच, हम कहेंगे आवाज़ की लोअर पिच है। फॉर एग्जाम्पल अ ड्रम वाइब्रेट्स विद अ लो फ्रीक्वेंसी, जो ड्रम आपका होता है वो लो फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब्रेट करता है, देयरफॉर इट प्रोड्यूस अ लो पिच्ड साउंड, जो उसकी आवाज़ निकलती है वो क्या होती है? लो पिच की होती है। ऑन द अदर हैंड विसल हैज़ अ हाई फ्रीक्वेंसी, जो विसल होती है, जो सीटी होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, एंड देयरफॉर प्रोड्यूसेस अ साउंड ऑफ हायर पिच, और इसलिए जो आवाज़ होती है वो कौन सी प्रोड्यूस करती है? हायर पिच की।
A bird makes a high-pitched sound, whereas the lion makes a low-pitched roar. जो बर्ड होती है वो हाई पिच की साउंड प्रोड्यूस करती है, और जो आपका शेर होता है जो दहाड़ता है वो क्या होता है, लो पिच का होता है. However, the roar of a lion is very loud, while the sound of a bird is quite feeble. जो शेर की दहाड़ होती है वो बहुत ज़ोर से होती है, और जो बर्ड है उसकी जो आपकी क्या बोलते हैं लाउडनेस होती है वो क्वाइट फीबल होती है, बहुत कम होती है. एवरी डे यू हेयर द वॉइस ऑफ चिल्ड्रन एंड एडल्ट. आप रोज़ ही बच्चों की और बड़ों की आवाज़ें सुनते हैं. डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन देयर वॉइस. क्या आपको उनकी आवाज़ में कुछ डिफरेंस लगता है. कैन यू से दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वॉइस ऑफ ए चाइल्ड इज़ हायर देन दैट ऑफ द एडल्ट. क्या आप ये कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी जो बच्चे की आवाज़ की होती है और जो बड़े की आवाज़ होती है, बच्चे की आवाज़ की फ्रीक्वेंसी का ज़्यादा है बड़ों की आवाज़ से. यूजली द वॉइस ऑफ वुमेन हैज़ अ हायर फ्रीक्वेंसी देन दैट ऑफ द मैन. मोस्टली क्या होता है, जो फ्रीक्वेंसी होती है वुमेन की वॉइस की वो मैन की वॉइस से ज़्यादा होती है. ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड. अब ऑडिबल सुनाई देने वाली और इनऑडिबल नहीं सुनाई देने वाली आवाज़ें. वी नो दैट वी नीड अ वाइब्रेटिंग बॉडी फॉर द प्रोपगेशन ऑफ साउंड. हमें पता है कि हमें प्रोपगेशन, हमें साउंड को सुनने के लिए हमें एक वाइब्रेटिंग बॉडी होगी तो वो साउंड प्रोड्यूस करेगी. कैन वी हेयर द साउंड ऑफ ऑल वाइब्रेटिंग बॉडीज़. क्या हम हर एक वाइब्रेटिंग बॉडी की आवाज़ सुन सकते हैं. The fact is that sound of frequencies less than about 20 vibrations per second, 20 hertz, cannot be detected by human ears. हमारे जो ह्यूमन ईयर्स हैं, हमारे जो कान हैं, वो आपके 20 हर्ट्ज से नीचे वाली आवाज़ को नहीं सुन पाते हैं. वहीं अगर हम देखें साउंड्स, सच साउंड्स आर कॉल्ड इनऑडिबल. हम उन साउंड्स को क्या बोलेंगे, इनऑडिबल, जो नहीं सुनाई देने वाली. ऑन द हायर स्केल साउंड्स ऑफ फ्रीक्वेंसी हायर देन अबाउट 20,000 वाइब्रेशंस पर सेकेंड आर ऑल्सो नॉट ऑडिबल टू द ह्यूमन ईयर. जब वो 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा हो जाती हैं वो आवाज़ें भी हमें नहीं सुनाई देती हैं, जिसमें 20,000 वाइब्रेशंस हो जाती हैं एक सेकेंड में. दस फॉर ह्यूमन ईयर, इसलिए जो ह्यूमन ईयर है उनकी ऑडिबल रेंज क्या हो जाएगी, 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज. ऑडिबल फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज या 20 किलो हर्ट्ज. सम एनिमल्स कैन हियर साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसीज हायर देन 20,000. अब कुछ एनिमल होते हैं वो 20,000 से भी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की आवाज़ को सुन सकते हैं. डॉग्स हैव दिस एबिलिटी. कुत्तों में ये एबिलिटी होती है. द पुलिस यूज़ हाई फ्रीक्वेंसी विसल्स विच डॉग कैन हियर बट ह्यूमन कैन नॉट. पुलिस जो है वो हाई लेवल की फ्रीक्वेंसी को यूज़ करते हैं जो सिर्फ कुत्ते सुन सकते हैं और ह्यूमंस नहीं. द अल्ट्रासाउंड इक्विपमेंट familiar to us for investigating and tracking many medical problems work at frequency higher than 20,000 hertz. जो आपकी अल्ट्रासाउंड की मशीन होती है जो कि बहुत सारी चीज़ों की डिटेक्शन के लिए, ह्यूमन बॉडी की डिटेक्शन के अंदर कुछ भी चीज़ों की डिटेक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं या इन्वेस्टिगेट के लिए यूज़ करते हैं, वो क्या करता है, वो हायर फ्रीक्वेंसी को ही देखता है. जो 20,000 से हायर फ्रीक्वेंसी होती है उस पर काम करता है. अब नॉइस एंड म्यूज़िक. अब नॉइस और म्यूज़िक क्या है, वी हेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड्स अराउंड अस. हम अलग अलग टाइप की आवाज़ें सुनते हैं हमारे इर्द गिर्द. इज़ द साउंड ऑलवेज प्लीजिंग. क्या वो आवाज़ें जो होती हैं वो हमेशा आपको अच्छी लगती हैं, अच्छी सुनाई देने वाली होती हैं. डज अ साउंड समटाइम्स कॉज डिस्कम्फर्ट टू यू. क्या कुछ आवाज़ें आपको कभी कभी डिस्कम्फर्ट कर देती हैं. सम साउंड्स आर प्लेजेंट टू हियर. कुछ साउंड्स जो होती हैं वो सुनने में अच्छी होती हैं, प्लेजेंट होती हैं.
वेयर एज सम आर नॉट, लेकिन कुछ जो होती हैं वो अच्छी नहीं होती, सही आपको अच्छा नहीं लगता उनको सुन के। सपोज कंस्ट्रक्शन वर्क इज गोइंग ऑन इन योर नेबरहुड, आप सपोज करिए कि कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है आपके नेबरहुड में, आपके पड़ोस में कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है। आर द साउंड्स कमिंग फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन साइट प्लीजिंग, क्या जो आवाज़ें आ रही हैं कंस्ट्रक्शन साइट से क्या वो आपके सुनने के लिए अच्छी हैं। डू यू इंजॉय द साउंड्स प्रोड्यूस्ड बाय हॉर्न्स ऑफ बसेस एंड ट्रक्स, क्या आपको बसेस और ट्रक्स की आवाज़ें अच्छी लगती हैं जो वो हॉर्न बजाते हैं। सच अनप्लेजेंट साउंड्स आर कॉल्ड नॉइस, उस अनप्लेजेंट साउंड को हम क्या कहते हैं, जो हमें अच्छी नहीं लगती हमारे कानों को, हम उनको नॉइस कहते हैं, शोर कहते हैं। इन अ क्लासरूम इफ ऑल स्टूडेंट स्पीक्स टुगेदर, अगर एक क्लासरूम में सारे के सारे बच्चे एक साथ बोलते हैं, व्हाट वुड बी द साउंड प्रोड्यूस्ड, हम उसको क्या बोलते हैं, नॉइस। ऑन द अदर हैंड यू इंजॉय साउंड्स फ्रॉम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, अब हम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से जो आवाज़ें सुनते हैं उसको म्यूजिकल साउंड इज वन विच इज़ प्लीजिंग टू द ईयर, जो हमारे कानों को अच्छी लगती है हम उनको क्या बोलते हैं, म्यूजिकल साउंड। साउंड प्रोड्यूस्ड बाय द हारमोनियम इज अ म्यूजिकल साउंड, जो हारमोनियम आवाज़ प्रोड्यूस करता है उसको हम म्यूजिकल साउंड कहते हैं। द स्ट्रिंग ऑफ ए सितार ऑल्सो गिव्स आउट अ म्यूजिकल साउंड, जो सितार की स्ट्रिंग है वो भी आपको एक म्यूजिकल साउंड देती है। बट इफ़ अ म्यूजिकल साउंड बिकम्स टू लाउड, अगर म्यूजिकल साउंड भी आपकी बहुत ज़्यादा लाउड कर दी जाए, वुड इट रिमेन मेलोडियस, क्या वो आपको उतनी अच्छी लगेगी। नॉइस पोल्यूशन, यू ऑलरेडी नो अबाउट एयर पोल्यूशन, आपने एयर पोल्यूशन के बारे में सुना हुआ है। प्रेजेंस ऑफ अनवांटेड गैसेस एंड पार्टिकल्स इन एयर इज कॉल्ड एयर पोल्यूशन। अब अनवांटेड गैसेस और पार्टिकल्स जब एयर में होते हैं हम उनको एयर पोल्यूशन कहते हैं। सिमिलरली प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव और अनवांटेड साउंड इन द एनवायरनमेंट इज नॉइस पोल्यूशन, जब एक्सेसिव बहुत ज़्यादा और अनवांटेड साउंड आपके वातावरण में होगी, आपके एनवायरनमेंट में होगी, हम उसको नॉइस पोल्यूशन बोलेंगे। कैन यू लिस्ट सम सोर्सेज ऑफ नॉइस पोल्यूशन, क्या आप कुछ सोर्सेज बता सकते हैं नॉइस पोल्यूशन के। मेजर कॉजेज ऑफ नॉइस पोल्यूशन, अब मेजर कॉजेज क्या है नॉइस पोल्यूशन के, आर साउंड्स ऑफ व्हीकल, जो गाड़ियों की साउंड है उनकी आवाज़ है, उनकी जो हॉर्न की आवाज़ आती है, मशीन से जो आवाज़ आती है, क्रैकर्स के फटने पे जो आवाज़ आती है, लाउड स्पीकर से जो आवाज़ आती है, इनसे नॉइस पोल्यूशन होता है। व्हाट सोर्सेज इन द होम में लीड टू नॉइस, कौन से सोर्सेज आपके घर पे हैं जिनसे आवाज़ें आ सकती हैं, नॉइस आ सकती है, शोर आ सकता है। टेलीविज़न एंड ट्रांजिस्टर रेडियो एट हाई वॉल्यूम्स, अगर आप टीवी को या आप ट्रांजिस्टर्स को, जिसको आप रेडियो भी कहते हैं, उनकी आवाज़ को ज़्यादा ज़ोर से छोड़ देंगे, या म्यूज़िक सिस्टम है आपके पास उसकी आवाज़ को ज़्यादा कर देंगे तो वो नॉइस बन जाती है। सम किचन अप्लायंसेस, कुछ किचन के भी अप्लायंसेस होते हैं, कुछ किचन के भी बर्तन होते हैं, उनकी भी अगर गिरे या कुछ हो जाए, या जैसे आपकी क्या बोलते हैं मिक्सी है, वो भी आपकी कभी कभी अनप्लेजेंट वॉइस नॉइस डाल देती है। डेजर्ट कूलर्स हैं, एयर कंडीशनर्स हैं, तो उनकी भी आवाज़ें जो है वो नॉइस ही होती हैं, कहीं कहीं पे हाई वॉल्यूम में हो, हाई इसकी थोड़ी सी पिच हो तो वो एयर पोल्यूशन, वो आपकी नॉइस पोल्यूशन होती है। अब व्हाट आर हार्म्स ऑफ नॉइस पोल्यूशन, अब नॉइस पोल्यूशन के नुकसान क्या हैं। डू यू नो दैट द प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव नॉइस इन द सराउंडिंग मे कॉज मैनी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स, बहुत सारी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं इसकी वजह से, अगर नॉइस हो आपकी सराउंडिंग में। लैक ऑफ स्लीप, आपको अच्छे से नींद नहीं आएगी। हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर, हम हाई ब्लड प्रेशर भी हो सकता है, आपको हाइपरटेंशन हो सकती है इसकी वजह से। एंजाइटी एंड मैनी मोर हेल्थ डिसऑर्डर मे बी कॉज्ड बाय नॉइस पोल्यूशन, आपको एंजाइटी भी हो सकती है और बहुत सारी हेल्थ के डिसऑर्डर भी हो सकते हैं। अगर आपको नॉइस पोल्यूशन बार बार आपको आएगा तो आपके हेड में पेन होना स्टार्ट हो जाएगी, आपको बड़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको अगर बार बार बहुत ज़्यादा आप लाउड जो नॉइस है वो बार बार सुनेंगे तो आपके कान हैं वो सही ढंग से काम करना बंद कर देते हैं, सही से काम नहीं करते।
अ पर्सन हु इज़ एक्सपोज टू अ लाउड साउंड कॉन्टिन्यूसली, एक पर्सन जिसको कि लाउड वॉइस जो है, लाउड साउंड जो है वो बार बार सुनाई देती है, मे गेट टेम्परेरी और इवन परमानेंट इम्पेयरमेंट ऑफ हियरिंग, या तो उसको थोड़ी देर के लिए कुछ नहीं सुनाई देगा या उसको परमानेंटली कुछ नहीं सुनाई देगा। आपने देखा होगा कभी आपके कान के पास अगर कोई क्रैकर फटता है या कोई ज़ोर से आवाज़ आती है तो थोड़ी देर के लिए आपके कान सुन्न हो जाते हैं। मेजर्स टू लिमिट नॉइस पोल्यूशन, अब नॉइस पोल्यूशन को रोकने के लिए क्या क्या किया जा सकता है? टू कंट्रोल नॉइस वी मस्ट कंट्रोल द सोर्सेज ऑफ नॉइस, अगर नॉइस को कंट्रोल करना है तो उनके सोर्सेज पे हमें कंट्रोल करना पड़ेगा, कैसे यूज़ करना है, कहाँ यूज़ करना है। हाउ कैन दिस बी अचीव्ड, अब इसको कैसे अचीव किया जा सकता है? फॉर दिस साइलेंसिंग डिवाइस मस्ट बी इंस्टॉल्ड इन एयरक्राफ्ट इंजन्स, अब एयरक्राफ्ट इंजन्स जो होते हैं उसमें कुछ साइलेंसिंग डिवाइस होना चाहिए जिससे उसकी आवाज़ कट जाए। एयरक्राफ्ट इंजन हो, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स हो, इंडस्ट्रियल मशीन्स हो, होम अप्लायंसेस हो, उनमें कुछ ना कुछ साइलेंसिंग मटेरियल डालना चाहिए ताकि उनकी आवाज़ें ज़्यादा नहीं आए। हाउ कैन द नॉइस पोल्यूशन बी कंट्रोल्ड इन अ रेजिडेंशियल एरिया, अब एक रेजिडेंशियल एरिया में नॉइस पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल किया जाए? ऑल नॉइसी ऑपरेशंस मस्ट बी कंडक्टेड अवे फ्रॉम एनी रेजिडेंशियल एरिया, जितने भी नॉइसी ऑपरेशंस हैं उनको रेजिडेंशियल एरिया के बाहर करना चाहिए। नॉइस प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रीज शुड बी सेटअप अवे फ्रॉम सच एरियाज, नॉइस प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रीज जो हैं उनको रेजिडेंशियल एरिया के पास में नहीं होना चाहिए। यूज़ ऑफ ऑटोमोबाइल हॉर्न्स शुड बी मिनिमाइज्ड, ऑटोमोबाइल हॉर्न्स जो है उसको कम यूज़ करना चाहिए। टीवी एंड म्यूज़िक सिस्टम्स शुड बी रन एट लो वॉल्यूम्स, टीवी और म्यूज़िक सिस्टम्स जो है उनको लो वॉल्यूम से चलाना है ताकि किसी और को तकलीफ ना हो। ट्रीज मस्ट बी प्लांटेड अलॉन्ग द रोड्स एंड अराउंड बिल्डिंग्स टू कट डाउन ऑन द साउंड रीचिंग द रेजिडेंट्स, प्लांट्स, ट्रीज़ को प्लांट करना चाहिए, पेड़ों को लगाना चाहिए ताकि मीडियम में थोड़ी सी रुकावट आए, हवा बिल्कुल डायरेक्टली ना जाए। जैसे आप पेड़ वगैरह लगाएंगे तो हवा में थोड़ा सा ब्रेकेज आएगा और आपकी नॉइस जो है, साउंड जो है वो सही ढंग से रेजिडेंशियल एरिया में नहीं पहुंचेगी। दस रिड्यूसिंग द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ नॉइस पोल्यूशन, बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट्स जो है नॉइस पोल्यूशन के वो कट सकते हैं ट्रीज़ की वजह से। अब हियर इम्पेयरमेंट क्या होती है? हियरिंग इम्पेयरमेंट, जब आपको सही ढंग से सुनाई नहीं देता तो उसको हियरिंग इम्पेयरमेंट कहते हैं। पार्शियल डिसेबिलिटी होती है जब आपको पूरी तरह से सही ढंग से सुनाई नहीं देता, बोला आपको धीरे से जाए तो आपको बिल्कुल ना सुनाई दे जाए, आपको बिल्कुल ज़्यादा ज़ोर से बोला जाए तभी सुनाई दे, तो वो पार्शियल इम्पेयरमेंट हो जाती है। अगर आपको बिल्कुल भी ना सुनाई दे तो उसको कंप्लीट इम्पेयरमेंट कहते हैं। और जिसको सुनाई नहीं देता हम उसको डम्ब कहते हैं। ठीक है, बाकी इस चैप्टर को पढ़ लीजिएगा, आपको जो भी इसमें डिफ़िकल्टी लगेगी आप मेरे को कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। तो इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आपको मैंने साथ साथ में बताए हैं, उसके नोट्स बना लेंगे और कोई भी डिफ़िकल्टी आएगी तो आप मेरे से पूछ लेंगे। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे।